Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरे बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। हमारे लेक्चर का भी क्वेश्चन नंबर 1 है और आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इस लेक्चर में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है प्रूव दैट द लाइन lx प्लस my प्लस का n इक्वल टू 0 and the ellipse that is x divided by a square plus का y divided by b square equal to 1 have just one point common if a square l square plus का b square m square minus का n square equal to 0। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला काम तो बेटा आपने इस क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि मुझे इस बात को प्रूव करना है कि मेरी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे कुछ ना कुछ गिवन है वो एक एलिप्स से पास कर रही है। अच्छा, कोई भी लाइन मेरा बच्चा एलिप्स को, सर्कल को, पैराबोला को अगर टच करते हुए जा रही होती है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और इस एक्सरसाइज 8.4 में हम जिस मेजर कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली किस चीज का है, टेंजेंट लाइन का ही होगा या नॉर्मल लाइन का होगा। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन किसी कर्व को अगर टच करते हुए जा रही है ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और नॉर्मल लाइन उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा के रखिएगा। 8.4 में जगह जगह इसकी हमें जरूरत पड़ रही होगी, मगर क्या अभी इस क्वेश्चन में जरूरत है या नहीं, जरूरत तो नहीं थी, मगर मैंने आपको फिर भी क्वेश्चन जरा डिटेल में समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो लाइन है ये एलिप्स को टच करते हुए जा रही है और किसी एक पॉइंट कॉमन है और हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ये प्रूफ करना है। सही है भाई, आइए चलते हैं जरा प्रूफ करने के ऊपर। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी देख लेते हैं। तो बेटा किस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं कि भाई हम लोगों को इस बात को प्रूफ करना है कि ये जो मेरी लाइन है ये एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट को टच करते हुए जा रही है और इस कंडीशन को हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे। मेरा बेटा हम जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपनी क्लास 4 क्लास 5 में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के ऊपर कभी भी मेरा आंसर अगर 0 आता है उसका मतलब ये क्या होता है कि लाइन जो होती है वो पॉइंट जो होता है वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है अब आपके जहन में काफी सारे सवालात आ रहे हों, सर कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो मेरा बेटा अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर आएंगे तो इन तमाम बातों को इंशाल्लाह देख लेंगे। आइए चलते हैं जरा, क्या लिखेंगे सबसे पहले भाई, वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन, वी हैव टू प्रूव यानी कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है उस बात को लिख देंगे। वी हैव टू प्रूव डेट द लाइन, कौन सी लाइन भाई, ये वाली लाइन। क्या लाइन का नाम है, LX प्लस का MY प्लस का N इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। आगे क्या लिखूंगा भाई, क्या प्रूफ क्या करना है, मुझे इस बात को प्रूफ करना है कि ये लाइन टच कर रही है किसके ऊपर, टचेस दी एलिप्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है, टचेस दी एलिप्स और एलिप्स की देन उसने इक्वेशन दी हुई है। भाई क्या इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की, सिंपल तरीके से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसको नाम दे दूंगा किस चीज का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो भाई मुझे बताओ अभी तक कोई मसला, सिंपल तरीके से हम लोगों ने लिख दिया कि मुझे इस बात को प्रूव करना है कि मेरी लाइन एलिप्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। लाइन की इक्वेशन लिख दी, एलिप्स की इक्वेशन लिख दी। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको भी लिख देता हूं। इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा, a स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहां तक क्या काम करा, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था उसको खाली लिख दिया यहां पे और कुछ भी नहीं करा भाई। सिंपल तरीके से डेटा गिवन था उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू को निकालूंगा और उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा ताकि मेरे पास एक म्यूचुअल इक्वेशन आ जाए और फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को यूज करेंगे ताकि इस बात को प्रूव कर सके आए ये लाइन एलिप्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन, दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। यानी कि इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग कहते हैं भाई मुश्किल एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है बच्चा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को लूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मेरा बच्चा प्लस का my प्लस के n को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा। क्या बन जाएगा भाई, LX इज इक्वल टू माइनस का my माइनस का n। ये l जो है x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस का एम वाई माइनस का एन डिवाइडेड बाय एल, और इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हो। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 3 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे तो क्या बन रहा होगा, आइए देख लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू आ रही है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के x में डाल दूंगा, तो आइए देख लेते हैं क्या बन रहा होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बच्चा देखो इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर पहले जरा मैं एलसीएम ले लेता हूं। अभी अगर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू डालूंगा ना तो मेरे लिए मुश्किलात आ जाएंगी, तो क्या काम करते हैं, पहले जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लूंगा तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 का एलसीएम कैसे लूंगा, बहुत ही सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज करते हुए जल्दी से पहले इसका एलसीएम ले लेता हूं और फिर एक्स की वैल्यू को पुट करवाता हूं ताकि मेरी जिंदगी आगे चल के थोड़ी आसान हो सके। यहां तक कोई मसला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस एक्स की जगह के ऊपर एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। सर ये कौन सा स्टेप करा आपने, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करा, सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर मैंने x की वैल्यू डाल दी, यानी कि सिंपल तरीके से इस इक्वेशन के अंदर पहले मैंने इसको सिंपलीफाई करा है। अब सिंपलीफाई कैसे करा, एलसीएम लेकर। अब क्या करूंगा, x की वैल्यू इसमें डाल दूंगा। आइए चेक करते हैं मेरा बच्चा क्या करा, सिंपल तरीके से मैंने लास्ट स्टेप को ले जाके आपकी आसानी के लिए अगले पेज के ऊपर लिख दिया। अब क्या काम करें बेटा, सिंपल तरीके जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब फाइनली मैं इस एक्स की वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो बेटा देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, माइनस का एम वाई माइनस का एन डिवाइड बाय एल। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एज इट इज रहा, इस एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। क्या है भाई, एक्स की वैल्यू माइनस का एम वाई माइनस का एन डिवाइडेड बाय एल। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का एम वाई माइनस का एन डिवाइडेड बाय एल, बाहर एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर वी स्क्वायर। भाई मैंने अभी तक कोई मुश्किल काम करा, मुझे बताओ क्या काम करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, और फिर जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये हमारे पास यहां तक का स्टेज आ गई। भाई क्या इशू है, कोई भी इशू नहीं है यहां तक मेरा बच्चा। अब क्या काम करेंगे, भाई देखो ये वाला जो स्क्वायर आ रहा है ये पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा नीचे भी कर दूंगा बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का एम वाई माइनस के एन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से एल का स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस पूरी टर्म के नीचे एलसीएम लेना हो, यानी कि देखो ये तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल स्क्वायर इसके नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, मगर इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे एलसीएम आ जाए, अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे एल स्क्वायर दोनों टर्म्स के नीचे आ जाए, तो भाई मैथ्स का बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, क्या करूंगा, इस टर्म को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया जाएगा, तो सिंपल तरीके से बेटा क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यही काम करेंगे भाई, यही छोटा सा स्टेप करेंगे। क्या स्टेप करेंगे सर, मेरा बच्चा ऊपर बी स्क्वायर माइनस का एम वाई माइनस का एन इंटू स्क्वायर एज इट इज रहा, नीचे वाला ये एल स्क्वायर भी एज इट इज। यहां पे क्या काम कर रहा है, एलसीएम लेने के लिए, चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पे एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, नीचे भी एल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। भाई अगर बचपन में ट्यूशन वाली बाजी से ना पढ़ा हो तो ये बात सबको मालूम होगी, कभी भी डिवीजन के अंदर अगर नीचे वाली चीज सेम होती है तो वो कितनी बार लिखी जाती है मेरा बच्चा, एक बार। तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का एम वाई माइनस के 9n का होल स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। सर ये क्या स्टेप कर दिया आपने मेरा बच्चा, चूंकि दोनों के नीचे एलसीएम सेम आ चुका है, नीचे वाली टर्म सेम आ चुकी है, तो नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिख दिया, और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरा बेटा ये एल स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, सॉरी वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और दूसरी चीज कि मेरा बच्चा यहाँ पे जो माइनस का एम वाई माइनस के 9 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं। भाई बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला नहीं, मसला जल्दी से बता दो बेटा, कोई मसला, आई डोंट थिंक कोई मसला होगा। अच्छा उससे भी पहले मैं एक और काम भी कर सकता हूं वैसे तो, अगर मैं यहां से माइनस माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और स्क्वायर जब उस माइनस साइन पे अप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिए, अगर मेरे पास आ रहा हूं माइनस का ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, मुझे बताओ कोई मसला,
ये माइनस का ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, उसको बाहर लिख दिया। चूंकि बाहर होल स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है अंदर वाले माइनस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन पॉजिटिव में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस भी बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या हो गया, प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। किसी भी बच्चे को अगर किसी चीज में मसला हो रहा है बेटा, मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूं, तो आपको मैं दोबारा रिपीट करके भी समझा दूंगा। अभी खाली कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट कितने मजे का है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, ये जो एल स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आगे क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक आई डोंट थिंक किसी बच्चे को मसला होगा। ये वाला क्या काम हुआ, सिंपल तरीके से माइनस साइन कॉमन लिया, स्क्वायर ने माइनस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया, एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। अब फाइनली फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करने भाई सिंपल तरीके से, कोई मसले की बात नहीं है। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सी चीज, क्या हो जाएगी भाई, प्लस का 2m/n, फिर आगे क्या बन जाएगा, प्लस का n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला, मेरे नहीं ख्याल में बेटा आप में से किसी को मसला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान सा काम। सर वो आसान सा काम क्या है मेरा बच्चा, देखो जरा गौर से, क्या करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, तो ये बाहर वाली चीज अंदर वाली तमाम चीजों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या क्या कर रहा है, सिंपल तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब जो बाहर बी स्क्वायर आ रहा था ब्रैकेट के, उसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से एम स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा 2mny इंटू बी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, और इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली जो टर्म है उसको इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो यहां पे आके क्या बन जाएगा, वो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, मेरे नहीं ख्याल में बेटा कोई मसला होगा। सिंपल तरीके से बेटा अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं करा। इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। सिंपल तरीके से बेटा एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लेके जो नीचे वाली टर्म बनी उसको दूसरी जगह मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर यहाँ पे सिंपल तरीके से ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करा, बाहर वाले बी स्क्वायर को अंदर वाले ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई करवा दिया और तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर दी। अब तक जो काम कर रहा था उस पूरे काम का लबे लुबाब मैंने आपको बयान कर दिया। अब हम यहां तक पहुंच गए, जब यहां तक पहुंच गए तो आइए जरा एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं मेरा बच्चा। अब हमने इक्वेशन बना ली। अब जो इक्वेशन आ रही है ये वाली, बेसिकली एक म्यूचुअल इक्वेशन है, यानी कि इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 भी एग्जिस्ट करती है, इक्वेशन नंबर 2 भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने एक से वैल्यू उठा के दूसरी में डाली है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर क्या काम करेंगे, एक जैसी वैल्यूज को एक साथ कर देते हैं। सर क्या मतलब आपकी बात का, मेरा बेटा इधर गौर से देखिएगा, क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एम स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ कर दिया और प्लस का, और किसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो इन जैसी टर्म्स को एक साथ लिख दिया। ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ लिख दिया। देखो भाई अब वाई वाली टर्म्स कौन सी है, खाली यही वाली टर्म वाई वाली है, तो इसको एक साथ करके लिख देता हूं। क्या बन जाएगा भाई, 2mn स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा भाई, और लास्ट में जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी है, प्लस का एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा वो भी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा मेरा बच्चा। इन दोनों में से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर। हमने क्या करा, पहली 2 टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, दूसरी टर्म में से सिंपल पहली से ही वो उसके अंदर से कॉमन लिया हुआ है, एक ही वाई आ रहा है तो एक ही वाई लिखा जाएगा, और लास्ट वाली टर्म्स को एडिट लिख देंगे, उनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरा बच्चा यहां तक क्या काम करा, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। सिंपल तरीके से बेटा इक्वेशन को रीअरेंज करा, तमाम वेरिएबल्स को रीअरेंज करा, रीअरेंज करने के बाद एक जैसे वेरिएबल्स को एक साथ लिख दिया, सिंपल वेरिएबल्स को एक साथ लिखा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख दिया। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू b
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये बी क्या होता है, ये ए क्या होता है, ये सी क्या होता है? किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं भी बता देता हूं। मेरा बच्चा जो स्मॉल ए होता है, ये जो ए होता है वो क्या होता है? स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट, जो कि इस केस में क्या होगी? पूरी की पूरी वैल्यू होगी। स्मॉल बी क्या होता है? स्मॉल बी जो होता है मेरा बच्चा, वो ये पूरी की पूरी टर्म होती है, सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट। ये तमाम बातें मेरी बताने की नहीं है, बहुत बेसिक बातें क्लास 5 क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर बेस टर्म होती है उसका कोफिशिएंट क्या होता है? स्मॉल ए। जो सिंगल पावर वाला वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है? स्मॉल बी। जो बकाया टर्म्स बच जाती हैं उनको सी कह देते हैं। अब जब मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरा बच्चा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बहुत आसान सी चीज होती है, दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो मेरा बच्चा इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए यानी कि ये ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर। जो मेरे पास स्मॉल बी रिप्रेजेंट करवा रहा है सिंगल पावर वाले वेरिएबल कोफिशिएंट को, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2mn b स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि स्मॉल सी की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या करेंगे भाई? इन तमाम ए बी और सी की वैल्यूज को उठा के डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे और देखेंगे हमारा आंसर या हमारा क्वेश्चन क्या बनने की कोशिश करता है। तो आइए चलते हैं जल्दी से। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आ रही है? जरा गौर से देखिए, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है? ये रही पूरी की पूरी 2mn स्क्वायर। हो सकता है आप में से कोई बच्चा लेजेंड बैठा हो, जो लेजेंड बच्चा होता है उसके ख्यालात हमेशा ऊपर से नजूल होते हैं, उसके बाद हमेशा ख्यालात का जो नजूल होता है वो आसमान की तरफ से होता है। तो हो सकता है वो सोच सकता है कि बी से बी क्यों नहीं कैंसिल आउट हो रहा। अल्लाह के बंदे, ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, इसका मकसद डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के वेरिएबल्स हैं और ये रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज होते हैं। स्मॉल ए क्या होता है? स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट। स्मॉल बी क्या होता है? सिंगल पावर वाली टर्म के वेरिएबल का कोफिशिएंट। और स्मॉल सी क्या होता है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये बी से बी कट नहीं सकता, वो बी क्वेश्चन का बी है, ये बी फॉर्मूले का है। क्लियर है ना ये बात? तो आई होप ये बात क्लियर होगी। बताना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ए की वैल्यू क्या है? पूरी की पूरी वैल्यू ए की है। क्या है भाई? एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। 4ac है ना, तो बच्चा सी की वैल्यू क्या आ रही है? सी की वैल्यू ये पूरी की पूरी आ रही एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या करेंगे भाई? यहां पे सिंपल तरीके से होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूं। बताओ भाई, ओपन कर दें? कोई मसला तुमको? मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला होगा किसी बच्चे को। भाई बहुत सिंपल सी चीज है ये, तो तमाम बच्चों को समझ में इंशाल्लाह आएगी। क्या करेंगे? यहां पे जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, 2n बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। m का स्क्वायर क्या स्क्वायर हो जाएगा? n पे भी स्क्वायर हो जाएगा। b के पास पहले से स्क्वायर था, एक स्क्वायर और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? b की पावर 4। यहां पे क्या करेंगे भाई? बेटा इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ये माइनस का 4 एज इट इज का एज इट इज। क्या काम करूंगा? सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। भाई ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन क्लास 4 क्लास 5 क्लास 3 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फिर भी बच्चे को नहीं आता होता कि भाई फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा भाई? एम स्क्वायर। आपके पास सिंपल तरीके से जब क्या हो रहा होगा मेरा बच्चा? क्या होगा भाई? सिंपल तरीके से हाँ सही है ना, क्या मसले की बात है? सिंपल तरीके से एम स्क्वायर बी स्क्वायर जब मेरा बेटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? सिंपल तरीके से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक बार लिखा जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी की पावर 4। फिर ये एक बार एम स्क्वायर बी स्क्वायर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा भाई? माइनस का साइन एज इट इज एम स्क्वायर बी की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर एल स्क्वायर इट इज। भाई सिंपल तरीके से वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो रिपीटेड वाले वेरिएबल्स उनकी पावर में इजाफा हो रहा है, और जो अननोन थे यानी कि पहली बार मल्टीप्लाई हो रहे तो एक बार लिखे जाएंगे। अब देखो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर जब एन स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार लिख दिया जाएगा। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज। फिर ए स्क्वायर एल स्क्वायर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो क्या बन जाएगा? ए की पावर 4। ये एल स्क्वायर जब एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? एल की पावर 4। ये बी स्क्वायर यहाँ पे बस एक ही है, तो बी स्क्वायर इट इज आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर चीज आ जाएगी। और फिर लास्ट के अंदर जब इस ब्रैकेट को भी फाइनली मैं ओपन करना चाहूंगा, तो माइनस का 4 अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा होगा फाइनली? आइए उसको भी देख लेते हैं। यहां पे 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बी की पावर 4 एज इट इज। ये क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? ये बन जाएगा माइनस का 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4।
आगे क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का अल्लाह भला करे 4 माइनस माइनस प्लस का 4 एम स्क्वायर बी की पावर 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर। भाई ये माइनस का 4 जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 एम स्क्वायर बी की पावर 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर एक बार ये माइनस 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, चाहो तो यार माइनस 4 को पहली कॉमन ले लेते, बात एक ही थी, बट खैर कर दिया तो कर दिया। क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस का 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 ए की पावर 4 एल की पावर 4 बी स्क्वायर। भाई इस पूरी की पूरी टर्म से पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होंगे, दोनों की दोनों वैल्यूज आएगी सेम थी यहाँ पे। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस के 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4 से नेगेटिव का 4 की पावर 4 इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जरा बाकाया चीजों को एक बार लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है, बाकी क्वेश्चन पूरा बहुत बच्चों वाला है। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा भाई, 4 एम स्क्वायर बी की पावर 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज माइनस का साइन 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज प्लस का 4 ए की पावर एल की पावर 4 बी स्क्वायर। यहां तक मेरे नहीं ख्याल में किसी बच्चे को मसला होगा। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा। क्या बात सर, मेरा बेटा जरा क्वेश्चन गौर से देखो। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, जितनी भी टर्म्स बची, इन सब के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, देखो एक तो मुझे साफ दिख रहा है एल स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे साफ दिख रहा है एल स्क्वायर सब में कॉमन है, दूसरे नंबर पे गौर से देखो बी स्क्वायर भी सब में कॉमन है, तीसरे नंबर के ऊपर ए स्क्वायर भी सब में कॉमन है। तो क्या ले सकता हूं इस पूरी टर्म में से कॉमन में, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं ये बाहर जो अच्छा 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन ले लो बेशक। क्या आ जाएगा कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, देखो मैंने 4 भी कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, अंदर बचा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का साइन एडिट इज हमने 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर खाली, माइनस का एन स्क्वायर अंदर खाली बचेगा। आगे देखो भाई 4 कॉमन ले लिया, ए की पावर 4 में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा खाली ए स्क्वायर, एल की पावर 4 में से एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा खाली एल स्क्वायर, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर पूरा कॉमन ले चुके हैं। अब मेरे पास फाइनली ये टर्म आ गई। जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को, जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को। क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो कंडीशन में गिवन थी? क्या थी कंडीशन में गिवन कि कहीं भी अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बन रहा हो तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हो, जीरो। यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें जो कंडीशन गिवन थी कि कहीं भी ये इक्वेशन अगर फॉर्म हो रही हो उसकी जगह पे जीरो रख सकते हो, तो सेम काम यहां पे करूंगा। जब मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह पे जीरो रखूंगा तो जीरो कभी भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो मेरा बच्चा आंसर क्या आ जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई हमारी जो पर्टिकुलर लाइन है ये एलिप्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि कभी भी किसी भी लाइन की डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ जाता है इट सिंपली मींस कि पॉइंट उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने इसी बात को लेकर चले थे कि हमारी जो लाइन है ये एलिप्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। हमें इस बात को प्रूव करना था। किस कॉन्सेप्ट पे प्रूव किया हम लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के ऊपर, कि जब हमने इनकी तमाम की इक्वेशन को सॉल्व करा, इक्वेशन को सॉल्व करने में चूंकि मेरा आंसर जीरो आ गया, इट सिंपली मींस कि जो मेरा एलिप्स है और ये पॉइंट है ये आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर थे, एक दूसरे के ऊपर थे। मुझे बताओ भाई बच्चा इस क्वेश्चन में कोई मसला? मेरा बच्चा देख लो 22 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन इसने सॉल्व हुआ, बहुत डिटेल में आपको सिखाया। मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई मसला है। दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी से, अगर किसी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में इशू हुआ। 8.4 का लेक्चर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ रहा है मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से इस बात को प्रूव करना था कि लाइन की जो इक्वेशन है एलिप्स के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। कैसे प्रूव करा? उसने मुझे कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को अभी नहीं देखना, इसकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी। अभी क्या काम करना है, सिंपल तरीके से हमने क्या करा भाई, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 2 से पहले उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करा और उसके अंदर फिर x की वैल्यू को पुट कर दिया। सिंपल तरीके से यहां पे एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं, बेसिक काम है बेटा सारा। एलसीएम लिया, डिवीजन वाली चीज को इक्वल टू की दूसरे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। और फिर यहां पे क्या काम करा, यहां पे सिंपल तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा और फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद एक जैसे वेरिएबल वाली जो टर्म्स उनको एक साइड पे कर दिया। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के अंदर जहां a आता है वहां a पुट करना होगा, जहां b आता है वहां b पुट करना होता है, c आता है c पुट करना होता है। और ये a b और c कैसे आते हैं, जब आप जो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हो उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उससे a b और c डिनोट होती हैं। तो मेरा बच्चा सिंपल तरीके से जो बड़ी सी इक्वेशन आ रही थी इसके अंदर वेरिएबल्स को एक साइड पे करने के बाद y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, सिंपल y का कोफिशिएंट लिया और कांस्टेंट टर्म का लिया और उसको फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में डाल दिया। और ये पूरा का पूरा काम जो करा, सिंपल सिंपलीफिकेशन करी। इसमें कोई मसले की चीज नहीं है, इसको एक बार हाथ से सॉल्व करोगे बेसिकली सॉल्व करना स्टार्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मार्क कर लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगेन कह रहा हूं मेरा बेटा, एक्सरसाइज 8.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसमें कुछ भी मसले की चीज नहीं है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसमें क्या इशू है। अगर इस चीज को देख के घबरा रहे हो तो बेटा एक से दो दफा जब हाथ से सॉल्व करोगे तो इजीली इस बात को पिक कर पा रहे होगे और इजीली सॉल्व कर लोगे। हाथ से जरा सॉल्व करके चेक कर लेना, बेसिकली तुमसे इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। अच्छा तो बेटा अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहे हैं। मेरा बच्चा जो एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे जाहिर सी बात उन्हें एक साथ करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, उसको उस जैसे क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करवाऊंगा। हमारे लेक्चर का जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। अगेन चूंकि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। अगेन क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस का n इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। यानी कि देख लो बेटा बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन जैसा आ रहा है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यानी कि क्या कह रहा है, कहता है कि तुम्हें इस बात को प्रूव करना है, तुम्हें इस बात को प्रूव करना है कि तुम्हारी जो लाइन की इक्वेशन गिवन है ये टेंजेंट है पैराबोला के। और ये लफ्ज टेंजेंट मैं भी पहले भी समझा चुका हूं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन अगर किसी कर्व को टच करते हुए जा रही हो तो उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। और तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है, ये इक्वेशन किस चीज की बेटा, पैराबोला की। और तुम्हें कंडीशन भी दी हुई है। अच्छा आपकी बुक में यहां पे हो सकता है खाली AM लिखा हुआ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये AM स्क्वायर होगा, आपकी बुक में गलती है जो कि हमारी नालायक गवर्नमेंट ने आज तक कभी जिंदगी में सही नहीं करी। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। आइए इसको सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। कैसे सॉल्व करूंगा भाई, सिंपल तरीके से इस बात को लिखूंगा क्या चीज प्रूव करनी है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि मेरा बच्चा ये लाइन की जो इक्वेशन गिवन है क्या है, इक्वेशन LX प्लस का MY प्लस का n इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 भी कह दूंगा साथ में, कि ये टेंजेंट है पैराबोला के। हमें इस बात को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट अ लाइन, उसकी इक्वेशन लिख दी। क्या इक्वेशन है सामने लिखी हुई आपके, किसके टेंजेंट है, पैराबोला के टेंजेंट है। और उस पैराबोला की भी आपको फिर एक इक्वेशन गिवन है मेरा बच्चा। क्या इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस का c, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। जो सेम कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करा था उस सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करेंगे। मेरा बच्चा मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, चाहे मैं कोचिंग साइट पे पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं एप्टीट्यूड साइट पढ़ा रहा हूं, कि पहले आपको एक जैसे क्वेश्चंस करवा दिए जाए। क्योंकि जब बच्चे को एक जैसे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करवा दिए जाए बच्चा उस कॉन्सेप्ट में प्रो हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जिस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करा सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13 का है, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 21 का होगा आपकी बुक का 8.4 से। तो मेरा बच्चा अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए पहले एक जैसे, तुम्हें उस जैसे तमाम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ेंगे, उस जैसे क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी बात की जानिब, अपने क्वेश्चन की जानिब। तो हमने क्या करा भाई, जो लाइन हमें गिवन है उसको इक्वेशन 1 कह दिया, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का भी, या क्या कॉन्सेप्ट था इसका भी, कि इक्वेशन नंबर 1 से हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि एक म्यूचुअल इक्वेशन आ जाए। और इस क्वेश्चन में भी हमें इस बात को प्रूव करना है कि मेरी ये लाइन पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, एक लाइन दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, कैसे प्रूव करेंगे मेरी लाइन दूसरे कर्व को टच कर रही है। भाई बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर तो मेरी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की 0 आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन एग्जिस्ट करती है दूसरे पॉइंट के ऊपर या दूसरे कर्व के ऊपर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। 8.4 की खास बात यह है, मुश्किल बात यह है कि इसमें 1 या 3 या 4 तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी पिक करना होगा मेरा बच्चा। क्लियर है यहां तक की बात। आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या होगी मेरा बेटा, ये होगी x इज इक्वल टू माइनस का my माइनस का n डिवाइडेड बाय l। और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं भाई। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या काम करें सर, मेरा बच्चा सिंपल तरीके से इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 के x में पुट कर देता हूं। तो बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का 4a एज इट इज। मेरा बच्चा x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, उस x की वैल्यू को हमें पुट कर रहे हैं, माइनस का my माइनस का n डिवाइडेड बाय l
माइनस का सी एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है यहां तक की बात? आई होप इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर होगी। क्या करा भाई, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। हो सकता है आप में से किसी के जहन में वैसे क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये पुट क्यों कर रहे हैं, सर क्यों एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में डाल रहे हैं। मेरा बच्चा ये बात बहुत ऑब्वियस सी है, अगर ये दो लाइंस आपस में टच कर रही होंगी, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला की शेप होती है, अगर ये पैराबोला किसी दूसरी लाइन से कांटेक्ट के अंदर होगा तो ये बात लाजिम है कि इन दोनों की इक्वेशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही होंगी, एक दूसरे के पॉइंट्स एक दूसरे की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दैट्स द रीजन अगर मुझे इस बात को प्रूव करना है कि आया ये लाइन पैराबोला पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर तो ये लाइन पैराबोला पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो बहुत ऑब्वियस है कि ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, एक दूसरे के पॉइंट्स को लाजमी सेटिस्फाई करेंगी। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट, दैट्स द मेन रीजन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब वापस। क्या बन गया भाई, सिंपल तरीके से 4a माइनस का my माइनस का n इंटू l। अच्छा, यहां तक बनाने के बाद मेरा बेटा अब एक छोटा सा काम करेंगे। क्या छोटा सा काम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, 4a इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a इंटू माइनस का my माइनस का n डिवाइडेड बाय l, और यहां पे क्या बन जाएगा माइनस का 4ac। क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 4ac। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे, इस 4ac के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा भाई, 1 होगा। सर ये क्या काम कर दिया, कोई बच्चा मुझसे कह रहा है भाई क्या काम कर दिया, मेरा बच्चा सिंपल तरीके से इस x की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करा, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 4 अंदरवाइज दोनों टर्म से आगे क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई हो गया। अब एलसीएम ले रहा हूं, इस 4ac के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा मेरा बच्चा, 1 होगा। कैसे लूंगा एलसीएम, बहुत ही आसान तरीका, नीचे क्या आ जाएगा l का l, यहां पे क्या है 4a इंटू माइनस का my माइनस का n, क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, यहां पे ये आ जाएगा 4alc डिवाइडेड बाय नीचे l का l एज इट इज। सर ये क्या काम करा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के यहां पे l लेकर आया ताकि एलसीएम कंप्लीट हो सके। जब एलसीएम कंप्लीट हो गया, ये l जो नीचे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके y स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आइए नेक्स्ट पेज पे जाके लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। अच्छा, तो मेरा बेटा ये क्या काम करा, सिंपल तरीके से नीचे जो l था उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर दूसरी लाइन में जो मैंने इक्वेशन लिखी क्या करिए, इक्वल टू के दूसरी तरफ जितनी भी वैल्यूज आ रही थी उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि माइनस वाली तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब क्या काम करेंगे सर, मेरा बच्चा बहुत ही आसान सा काम है, अब कुछ बचा ही नहीं भाई, एक जैसी वैल्यूज को एक साथ लिखना, बट यहाँ पे तमाम एक जैसी वैल्यूज पहले एक साथ लिखी हुई है, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है स्मॉल ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे एल है, और फिर उसके बाद स्मॉल बी की वैल्यू क्या होती है, सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट। यहाँ पे वाई के ऊपर सिंगल पावर आ रही तो कोफिशिएंट क्या होगा, उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई उसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि 4am। और फिर जब वाई स्क्वायर यानी कि जब आप स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू ले लेते हो, इसके अलावा जो भी चीज बचती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो पूरी की पूरी एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाती है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं, अल्लाह के वास्ते मुझसे ये मत पूछने कि सर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू कैसे निकालने हैं। मेरा बच्चा क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ी होंगी, अगर जिंदगी में ट्यूशन वाली बाजी के यहाँ नहीं गए तो अपनी जिंदगी के कॉन्सेप्ट और बिल्कुल सही किए हैं, माँ बाप के पैसे हलाल करे हैं, क्योंकि ट्यूशन वाली बाजी सही जाके कॉन्सेप्ट्स का बिगाड़ा करती हैं। यानी कि भैया ए क्या होता है, वाई स्क्वायर का या किसी भी स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट, स्मॉल बी क्या होता है, सिंपल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, और स्मॉल सी क्या होता है, सिंपल कांस्टेंट टर्म जो बच गई आपके पास। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से स्मॉल ए फाइंड कर लिया, स्मॉल बी फाइंड कर लिया, स्मॉल सी फाइंड कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। क्या होता है भाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा, क्या वैल्यू होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, कैपिटल में लिख दिया मैंने, अब स्मॉल में लिखने बाद देखिए क्या हो जाएगा भाई, तमाम वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या बन रहा होगा, d इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, 4am का होल स्क्वायर माइनस का 4 का 4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा l, c की वैल्यू क्या है, ये आ रही है 4an प्लस का 4alc। क्लियर है यहां तक की बात भाई, आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब क्या काम करने वाले हैं हम लोग, मेरा बच्चा यहां पे तो स्क्वायर पहले ओपन कर देता हूं, स्क्वायर ओपन कर दूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बच्चा 16, और फिर a पे भी स्क्वायर जाएगा, m पे भी स्क्वायर जाएगा, तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 4l यहां पे एज इट इज का एज इट इज। जरा गौर से देखिए, ये जो अंदर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन आपको दिख रही है, मुझे तो साफ दिख रही है, 4a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं यहां से 4a कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं।
अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा n प्लस एल सी, n प्लस एल सी। अच्छा भाई, ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, यहां पे क्या बन गया, सिंपल तरीके से बन गया 16a स्क्वायर एम स्क्वायर, 16a स्क्वायर एम स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 का al, 16al, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n प्लस एल सी। अच्छा भाई, अब ये पूरी की पूरी मेरी एक इक्वेशन बन रही है, जरा गौर से देखो। अब इन पूरी टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है, 16a कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है 16a स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां पे क्या आ रहा है 16al इंटू एन प्लस एल सी। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 16a कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 16a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा a एम स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा माइनस का l इंटू एन प्लस का एल सी, इंटू एन प्लस का, अच्छा सॉरी, हाँ सही है ना, सही है, इंटू एन प्लस का एल सी। क्या यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? मेरा बच्चा कुछ भी मुश्किल नहीं करा। सबसे पहले स्टेप में यहां पे स्क्वायर ओपन करा, यहां से 4a कॉमन ले लिया, ये 4a 4l से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 16al बन गया, और यहां पे स्क्वायर जब ओपन हुआ तो तमाम टर्म्स में ओपन होगा, क्योंकि तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर ओपन हो गया, 16a स्क्वायर एम स्क्वायर बन गया। इन दोनों में से फिर 16a को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a इंटू एम स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा 16a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा खाली l बचेगा, और ब्रैकेट में पहले से n प्लस एल सी मौजूद है। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो क्या बन रहा होगा 16a एज इट इज का एज इट इज, यहां पे a m स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का nl, क्योंकि l जब n से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का l स्क्वायर c। तो कुछ इस तरीके से मेरी इक्वेशन बन रही होगी। अब जरा वापस पेज को पलटिए और अपना क्वेश्चन देखिए कि आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन नहीं गिवन, बिल्कुल गिवन है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, l स्क्वायर c प्लस के ln को जरा इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजो तो क्या बन जाएगा a m स्क्वायर माइनस का ln माइनस का एल स्क्वायर सी इक्वल टू 0। यानी कि जहां पे भी ये इक्वेशन आ रही हो वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, वहां पे मैं पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन की जगह के ऊपर 0, क्योंकि क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि अगर तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 0 बन रहा होगा। यानी कि जहां पे भी, और वो इक्वेशन इससे मैच कर रही होगी, तो जहां पे भी ये इक्वेशन आ जाए वहां पे क्या पुट किया जा सकता है, 0 पुट किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी जो मेरे पास डी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। That simply means कि मेरी जो लाइन है ये दूसरे कर्व के ऊपर, पैराबोला के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करने के लिए हमने जिस चीज का सहारा लिया डेट वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। और ये बात मैंने बातों में क्लियर कर दी, कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन पे एग्जिस्ट कर रही होगी ये बात लाजिम है कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला की वैल्यू 0 आ रही होगी। और आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं कॉन्सेप्ट याद दहानी करवा देता हूं। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, आपके पास वहां पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज किया जाता है कि पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट above the line, point below the line, यानी कि रूट्स above the line, रूट्स below the line। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे बेसिकली यूज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो अपने मैट्रिक क्लास से फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कभी भी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू अगर 0 आ जाए दैट सिंपली मींस कि आपका जो पॉइंट होता है ये लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कि अगर तुम्हारा कर्व और लाइन टच कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कर्व का जो पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, और उस कर्व के अंदर तुम्हारे पास पैराबोला भी आता है, हाइपरबोला भी आता है, एलिप्स भी आता है। तो इस तरीके से मेरा बच्चा अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत ही इजीली। भाई मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई मसला है? क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है तुम्हें बड़ा लग रहा हो, बट ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कितनी जल्दी सॉल्व करो, कितने मजे से सॉल्व करा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जान। अच्छा तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 21 है मेरी तरफ से आप तमाम बच्चों को होमवर्क है। हालांकि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता, मगर एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, रिकमेंड करूंगा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की बिल्कुल ट्राई करिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 13 के पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा कि सिंपल तरीके से आप x की वहां से वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन 1 से, उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का पहला मेजर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। क्या कॉन्सेप्ट था? इस टाइप के क्वेश्चंस, जो कि 3 तरह के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 21 है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मली आता तो नहीं है, बट जरूर कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। तो यहाँ पे बेटा इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप तमाम बच्चों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।